हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है जिसके अंदर सभी की सभी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्म होती हैं। वो सारा का सारा फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये होता क्या है भाई एग्जैक्टली देखो सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, एक ऐसा नेटवर्क बना हुआ है जॉब पोजीशन का जिसमें डिफरेंट अथॉरिटी वाले, डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले आदमी अपॉइंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसको मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा समझने में। ये कैसा होता है, ये मान के चलते हैं आप कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है, ये बॉस है आपके सामने और इन बॉस के अंडर में दो डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है आपका प्लानिंग डिपार्ट, एक डिपार्टमेंट है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट आपका सेल्स डिपार्टमेंट ले लेते हैं। एक और डिपार्टमेंट ले लेते हैं, चलिए 3 डिपार्टमेंट ले लेते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेते हैं, तीसरा डिपार्टमेंट। अब परचेज डिपार्टमेंट के नीचे भी 2 बंदे लगे हुए हैं, सबऑर्डिनेट है, ये ए बी मान लेते हैं इनको। फाइनेंस डिपार्टमेंट के नीचे भी ऐसे ही 2 बंदे वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर भी ये 2 बंदे वर्क कर रहे हैं। हमने ये बोला है कि जो ये पूरा का पूरा ये फ्रेमवर्क हो गया है, ये पूरा फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट कर दिखाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दर्शाता है कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हमारा। कि ये बंदा जो सबसे ऊपर है इसकी सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, फिर उसके डाउन में जितने भी बंदे वर्क कर रहे हैं उसकी थोड़ी कम अथॉरिटी होती है, फिर लास्ट में जितने भी वर्क कर रहे हैं हमारे लोग उनकी थोड़ी और कम अथॉरिटी होती चली जाती है। तो ये हमारा अथॉरिटी का, डिफरेंट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हमारा फ्रेमवर्क बन गया है, उसको ही हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया आपके। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए प्लीज अब आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट काम करते हैं, या फिर एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को हैंडल कर सकता है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट आप इजीली समझ सकते हो। सुपीरियर मींस बॉस, सबऑर्डिनेट उसका डाउन में जो काम करता है, उसके नीचे जो काम करता है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कि एक बंदा कितने बंदों को कंट्रोल कर सकता है, ये इजी लैंग्वेज में वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए मींस हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर। एक मैनेजर कितने बंदों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। देखिए दूसरी में आपको 2 डेफिनेशन दे दिया, आप कोई से भी डेफिनेशन कर सकते हो। हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय वन सुपीरियर। एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लीज यहां पर फोकस करना है आपको, क्या है रिलेशनशिप बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की आपस में क्या रिलेशन होता है। देखिए लोअर द साइज ऑफ द स्पैन हायर विल बी द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और हायर द साइज ऑफ स्पैन लोअर विल बी द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब आपके समझ में बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली आएगा। मैं आपको ये जो चीज़ है रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको डायग्रामेटिक बताऊंगा कि कैसे डायग्राम पे आप प्रेजेंट करके बताऊंगा कि क्या होता है ये। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपके सामने 2 फर्म रखी है, एक फर्म ए है, एक फर्म बी है। देखिए ये फर्म ए है, ये फर्म बी है। ये फर्म ए का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है ये बी का स्ट्रक्चर है। तो अब हम ए के स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये ए का बॉस है, यहाँ पर बॉस है। बॉस जो है वो 2 बंदों को मैनेज कर सकता है, 2 बंदे इसके कंट्रोल में आ सकता है। तो 2 बंदों का ये हो गया, 2 बंदे इसके डाउन में। अगेन ये जो बंदा है ये भी 2 बंदों को क्या कर सकता है बेटा, 2 बंदों को हैंडल कर सकता है। ये वाला ही बंदा 2 बंदों को हैंडल कर सकता है। तो ऐसे ऐसे यहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हर बंदा 2 बंदों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। मतलब यहां पर 2 एम्प्लॉइज मैनेज हो सकते हैं ना इजीली, कि 2 एम्प्लॉइज को मैनेज कर सकता है ना। और अब हम देखते हैं बी फर्म में क्या होता है।
एक बंदा ये बॉस है, ये बॉस, इस बॉस के अंदर कितने काम कर रहे हैं, इसके अंडर में 5 बंदे काम कर रहे हैं। और ये जो अगला बंदा है इसके भी देखो अंडर में 5 वर्कर हैं, इसके भी अंडर में 5 एम्प्लॉयज हो जाएंगे, इसके भी ऐसे ही, इसके भी अंडर में 5 एम्प्लॉयज है। मतलब यहां पर हमारा जो स्पैन है वो 5 एम्प्लॉयज का हो गया, और ऊपर जो हमारा स्पैन है वो 2 एम्प्लॉयज का हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर स्पैन छोटा है क्योंकि हर बंदा 2 बंदों को कंट्रोल कर सकता है। यहां पे स्पैन थोड़ा बड़ा है, हर बंदा 5-5 बंदों को कंट्रोल कर सकता है। तो अब आप ये देखिए, जब स्पैन छोटा है तो लेवल्स इंक्रीज हो गए हैं। देखिए लेवल 3 लेवल बन गए हैं यहाँ पर आपके सामने, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें हमारे सामने सिर्फ 2 ही लेवल है, एक लेवल ये हो गया है, एक लेवल ये हो गया है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है। मतलब अब आपकी समझ में आ गई होगी बात, जितना बड़ा स्पैन होता है उतना छोटा स्ट्रक्चर होता है, जितना छोटा स्पैन होता है उतना बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। ये बात आप बहुत ध्यान से समझना, और अगर अभी भी समझना है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, और उसके बाद भी समझना है तो मेरे को कमेंट करो कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये तो आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो गया है। अब हम आपके सामने केस स्टडी ट्रिक लाए हैं, केस स्टडी ट्रिक को उठाओ, यहाँ से उठाकर पकाओ, और पकाकर बहुत अच्छे से खानी है आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के 2 ही टाइप होते हैं, एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल पे आता है जल्दी से भाई। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट करोगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेट करना मैंने अभी आपको पता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब हम भी सेट करते हैं ना, मान लो ये बॉस है हमारा, तो हम इसके नीचे, बॉस के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट जब हम बना देते हैं, जब हम डिपार्टमेंटल वाइज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हैं हम, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया है। अब मैं बहुत अच्छे से लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है जब भी कोई कंपनी किसी एक प्रोडक्ट में डील कर रही होगी, एक प्रोडक्ट बना रही होगी। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट लेते हैं, ये कॉस्मेटिक्स बना रही है, मान लो ये कॉस्मेटिक्स है। अब इसके नीचे हमने अलग अलग फंक्शन डाल दिए। ये क्या है, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, ये हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो फंक्शन स्ट्रक्चर हमारा क्या है, फंक्शन स्ट्रक्चर हमारा इसके अंदर एक ही प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अलग अलग हमने फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया, दैट इज फंक्शन स्ट्रक्चर। फंक्शन स्ट्रक्चर मतलब अकॉर्डिंग टू द फंक्शन को, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देना। कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन मतलब जो भी फंक्शन है उनको सबको सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना ही फंक्शन स्ट्रक्चर होता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट आता है। ये बात याद रखना कि जब भी हम फंक्शन स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होंगे, या जब भी कोई कंपनी फंक्शन स्ट्रक्चर फॉलो कर रही होगी, तो वो सिंगल प्रोडक्ट में डील करती होगी, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती होगी। तो आपको याद रहना चाहिए कि जब भी कंपनी एक प्रोडक्ट में डील करती है तो वो फंक्शन स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। देखिए एग्जांपल, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू सेल्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन एक्टिविटीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दी, सेल्स एक्टिविटीज सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दी, या आपने पहले भी करा है, अभी मैंने आपको बताया है जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बता रहे थे। तो फंक्शन स्ट्रक्चर हो चुका है। अब आपको मैं दिखाता हूं इसका, देखो कैसे ही डिवाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ये बॉस है, बॉस के नीचे 3 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, प्रोडक्शन मार्केटिंग सेल्स। अब प्रोडक्शन के अंदर बंदे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, सेल्स में काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर सेट हुआ होता है। अब इसकी सुटेबिलिटी देख लेते हैं, कहां किस किस जगह पर ये वाला स्ट्रक्चर सुटेबल होता है। नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क एज पर फंक्शन। जब हम फंक्शन के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड कर देते हैं, मतलब फंक्शन क्या है, सेल करना, सेल डिपार्टमेंट बना दिया। फंक्शन क्या है, पैसों को अरेंजमेंट करना,
फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। फंक्शन क्या है, परचेज करना, तो परचेज डिपार्टमेंट बना दिया। तो डिवीजन अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। स्पेशलाइजेशन इन एवरी फंक्शन, जब हर बंदा आपको एक बंदा स्पेशलाइज चाहिए हर फंक्शन का, तो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया आपने, प्रोडक्शन के अंदर आपको स्पेशलाइज चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक डिपार्टमेंट अलग से बना दोगे ताकि वो बंदा वही काम करता रहे और उसका स्पेशलाइज हो जाए कभी ना कभी जाकर। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब, सिमिलर नेचर ऑफ जॉब जब भी ये लिखा हुआ जाए ना, जब आप किसी भी सिमिलर नेचर की जॉब को एक तरफ डाल देते हो सब जगह, तो एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप का मतलब आपने डिपार्टमेंट बना दिया। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट आपने क्रिएट किया है, वो आपने फंक्शनल डिपार्टमेंट क्रिएट किया है। यूनिप्रोड और सिंगल और वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया कि याद रखना है, बिल्कुल ये वाली लाइन बहुत अच्छे से अपने माइंड में जाकर जो है ना बैठा लो उसको बस। क्या, यूनिप्रोड और सिंगल और वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जब भी कंपनी एक टाइप का प्रोडक्ट बना रही होगी, किसी भी वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रही होगी, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। अब सुटेबिलिटी तो हमने देख ली है, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एडवांटेजेस क्या है, क्या है एडवांटेजेस भाई? सबसे पहले एडवांटेजेस है हमारा ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, मतलब जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आ जाती है, मतलब हर बंदा अपने ऑक्यूपेशन का स्पेशलाइज हो जाता है। क्या, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब स्पेशलाइजेशन आ जाती है। बेसिकली ये कह रहा है ये। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि सेल्स वाली एक्टिविटी सब एक जगह डाल दी। अब उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ सेल्स हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, तो बहुत इजी वर्क हो जाएगा। 10 बंदे काम कर रहे हैं तो 10 बंदे सेल्स को देख रहे हैं, अलग अलग स्मॉल टास्क में हमने उसको सेल्स को डिवाइड करके डाल दिया है, तो हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट इज इंक्रीज, थर्ड वाला देखते हैं, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, फाइनेंस करेगा, सेल्स करेगा, मार्केटिंग करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तो इसलिए उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, उसकी इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी, वो कम से कम कॉस्ट में काम करने लग जाएगा जब एक ही काम को बहुत सारी बार करेगा। विराट कोहली है, विराट कोहली को क्या आता है कि बॉल आई है और बॉल हमें कहाँ पहुंचानी है, बाउंड्री लाइन के पार पहुंचानी है, तो वो उसमें क्या हो गया है, वो एफिशिएंट हो गया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। चलिए फोर्थ, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स जो है, डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। एक बंदे को एक ही काम दे रखा है, कोई भी बंदा डबल काम नहीं कर सकता, वो बंदा वही काम करेगा जिसको दे रखा है। चलिए इजी एंड इफेक्टिव प्लानिंग, इजी एंड इफेक्टिव प्लानिंग मतलब प्लानिंग जो है बहुत इजीली हो जाएगी, क्योंकि हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग कर सकता है। प्रोडक्शन वाला अपनी डिपार्टमेंट की प्लानिंग कर रहा है, सेल्स वाला अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग कर रहा है, R&D डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है। तो ये क्या है, इफेक्टिव है, इजी है, और क्या है, बहुत इफेक्टिव ट्रेनिंग भी हो जाएगी। हर बंदा की अलग अलग ट्रेनिंग हो जाएगी, प्रोडक्शन वाले की अलग से ट्रेनिंग होगी, सेल्स वाले की अलग से ट्रेनिंग होगी। चलिए ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, हर पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर डिफरेंट अटेंशन होगी। बॉस बैठा है, बॉस को पता है कि ये बंदे क्या काम कर रहे हैं, तो डिफरेंट अलग अटेंशन उनके ऊपर। ये सेल्स वाले क्या काम कर रहे हैं, उनके लिए उनके ऊपर अलग से अटेंशन, सबके ऊपर अटेंशन होगी उसकी। अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो डिसएडवांटेजेस क्या है, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट को फोकस करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भूल जाएगा। वो सेल्स वाला चाहेगा सेल्स ज़्यादा हो जाए, प्रोडक्शन वाला चाहेगा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, मार्केटिंग वाला चाहेगा मेरा सामान सारा बिक जाए। क्या होगा, ये हर बंदा अपने अपने ऊपर फोकस कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पर कम फोकस हो जाएगा। हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेल्स वाले को अगर सेल का, चलो एग्जांपल देता हूँ इसको बहुत अच्छा, फर्नीचर शॉप है, फर्नीचर शॉप के अंदर अलग अलग बंदे अलग अलग काम कर रहे हैं। पॉलिश करने वाला बंदा पॉलिश में लगा हुआ है, कटिंग करने वाला बंदा कटिंग में लगा हुआ है, और जो बाइंड करना है, अलग अलग पीसीस को बाइंड करता है, वो बाइंडिंग में लगा हुआ है। तो एक बंदा कभी भी प्रॉपर फर्नीचर नहीं बना पाएगा, जब बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे तभी फर्नीचर बन पाएगा। इसलिए कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है एम्प्लॉयज का, सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब आ रही है उनके पास एक पर्टिकुलर जॉब करनी आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। आर यू गेटिंग मी ना, इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इजी है,
इसलिए मैं आपको एकदम से बता रहा हूँ। देखो प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इतने सारे डिपार्टमेंट सब अपने अपनी अपनी डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी देख रहे हो। सेल्स वाला कहेगा भाई मैं पहले हूँ, प्रोडक्शन वाला कहेगा मैं पहले हूँ, रॉ मटेरियल परचेज करने वाला परचेज डिपार्टमेंट में कहेगा मैं पहले हूँ। मतलब क्या होगा, सब के सब का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। देखिए, एज ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज इन देयर ओन फंक्शन, सो दे फील टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर फंक्शन। दूसरे डिपार्टमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपने डिपार्टमेंट की बात देखते हैं। तो ये होता है प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब वो समझ लो पहले आप। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। आंसरेबिलिटी मतलब आप लोगों को कोई काम दिया जाता है। जब आपको कोई काम दिया जाता है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको काम को करने की, और अगर आपने नहीं किया है तो आपकी जवाबदेही बनती है कि आपने क्यों नहीं किया है, तो वो अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, आप इस केस में अलग अलग डिपार्टमेंट को किसको ब्लेम करोगे? अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ये अचीव नहीं हुआ है तो हम परचेज की गलती निकालें, सेल्स डिपार्टमेंट की गलती निकालें, फाइनेंस डिपार्टमेंट की गलती निकालें, R&D डिपार्टमेंट में सही से रिसर्च नहीं हुई है वहाँ पे गलती निकालें, टेक्नोलॉजी हमारे पास अपग्रेड नहीं है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की गलती निकालें। कहाँ है? किसी के ऊपर जवाबदेही नहीं बनेगी, वो हर बंदा एक दूसरे को ब्लेम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्रॉब्लम आ जाएगी अचीव करने में। दैट्स वाई फिक्स करनी अकाउंटेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्लियर हो गई डिसएडवांटेजेस? अब आपके एडवांटेजेस हो गई है, डिसएडवांटेजेस हो गई है। आपके सामने खाने के लिए मटेरियल आ गया है, आप जल्दी से इसको पकाओ और जल्दी से खा लो। केस स्टडी ट्रिक को, बहुत अच्छी केस स्टडी ट्रिक है ये। बेसिकली क्या है, सूटेबिलिटी वाली ही है सारी, जो सूटेबिलिटी में बताया था। अब आते हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर पर। देखो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो भी कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट में डील कर रही होगी वो डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। मतलब एक कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं ITC, एग्जाम्पल ले लेते हैं रिलायंस, एग्जाम्पल ले लेते हैं सैमसंग, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। ये कंपनी है, अब यहां पर ये कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, ये हमारी ज्वेलरी भी बना रही है, ये हमारे पास और टेक्सटाइल भी बना रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग अलग प्रोडक्ट हो गए इसके। तो जब भी कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में डील करती है तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लो। फंक्शनल एक प्रोडक्ट में डील करती है, डिविजनल डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करती है कंपनी। एक कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बना रही है, मल्टी प्रोडक्ट, वहां पर यूनी प्रोडक्ट था, यहां पर मल्टी प्रोडक्ट, देन दिस कंपनी विल फॉलो डिविजनल स्ट्रक्चर। चलिए अब देखते हैं क्या आपको नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया है मटेरियल कि व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है इन साइज एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देन डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, लाइक मेटल, जो मेटल बना रहे हैं, प्लास्टिक बना रहे हैं, कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं, उन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। यहाँ पर देखो मैंने आपको इससे कुछ समझाने की कोशिश की है। मार्केटिंग, ये जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स MD ऑफ अ कंपनी, मतलब उनका मालिक जो है, देखिए कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रहे हैं, मेडिसिन में भी डील कर रहे हैं, गारमेंट्स में भी डील कर रहे हैं, फुट में भी डील कर रहे हैं, फुटवेयर में। तो कॉस्मेटिक का अलग डिपार्टमेंट बना दिया है, मेडिसिन का अलग डिपार्टमेंट बना दिया है, और गारमेंट्स का अलग डिपार्टमेंट बना दिया है, और फुटवेयर का अलग। अब कॉस्मेटिक के अंदर फिर अलग से फंक्शनल डाल दिए। कॉस्मेटिक के सारे फंक्शन, मतलब कॉस्मेटिक की परचेज, कॉस्मेटिक की मार्केटिंग, कॉस्मेटिक्स की फाइनेंस, कॉस्मेटिक्स की सेल्स, कॉस्मेटिक्स की HR डिपार्टमेंट, वो अलग। मतलब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। अब डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर आ गया है। कैसे आ गया है, पहले हमने अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट को डिवाइड किया, सारे प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया, उसके बाद हमने हर प्रोडक्ट का फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया है। तो समझ रहे हो ना बात को। देखो इसलिए मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। देखो मेडिसिन है, मेडिसिन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट आ गया है। गारमेंट्स है, गारमेंट्स के अंदर अलग अलग सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं, फुटवेयर के अंदर भी सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डिविजनल के अंदर ऑटोमेटिकली फंक्शनल आ चुका है।
समझ रहे हो? तो ये तो आपके डिविजनल होपफुली आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड मल्टी, देखो आपको बता दिया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी प्रोडक्ट में डील करेगी वो हमारा डिवीजन स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इसको जरा अंडरलाइन कर लो, जरा ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना। अब आप यहां पर लिखा है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, वहां पर क्या था फंक्शनल स्ट्रक्चर में? वहां पर डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन था, यहां पर प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन है। रिपीट कर रहा हूं मैं बात, यहां पर प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन है, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन था, याद रखना है वाली बात। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ईच डिवीजन टू बी सेल्फ कंटेन्ड एज पर डिवीजन स्ट्रक्चर, ईच डिपार्टमेंट हैज प्रोडक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एक पार्ट बना दूं, उसी पार्ट के अंदर सारे डिपार्टमेंट बन जाए, वो कौन फॉलो करेगी? वो डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ये बात याद रखना। देखो ये मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट है ना, ये केस स्टडी में आ जाए कहीं पे भी, ये मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो आपको क्या लगाना है? डिविजनल स्ट्रक्चर लगाना है। जरा इसको नोट्स बनाओ अपने साथ साथ, कीवर्ड्स लिखते जाइए आप साथ साथ, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। बेटर वे मैंने आपको बता दिया कि सामने में अगर आप नोट्स रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो क्या कर रही है? ऐड करने वाली है, तो इसलिए वो डिवीजन स्ट्रक्चर पे चली जाएगी। तो ये हमारा डिवीजन स्ट्रक्चर हो गया है बहुत अच्छे से। अब हम आते हैं एडवांटेजेस की तरफ। देखिए एडवांटेजेस, क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बहुत अच्छे से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। हमें जो है किसी भी हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, ज्वेलरी के ऊपर फोकस करना है तो ज्वेलरी के डिसीजन बनाएंगे, ज्वेलरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करके उसका प्रोडक्ट को हम ज़रा ग्रो करेंगे। ठीक है, तो डिसीजन बहुत अच्छे से बन पाएगा। देखो डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन, वो किसी भी टाइप का डिसीजन ले सकता है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ये आपको बता दिया मैंने बात, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के स्पेशलाइज हो जाएंगे। जैसे रिलायंस है, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन का बादशाह है, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है क्या, ताकि हालांकि रिलायंस है वो सब प्रोडक्ट में डील कर रहा है, पेट्रोलियम भी है, पता नहीं क्या क्या है, मगर वो बादशाह कहाँ का है? वो हमारे टेलीकम्युनिकेशन का बादशाह। तो इस वजह से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब अगर डिसीजन बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे तो फ्लेक्सिबल ऑपरेशन होंगे, आप जल्दी से डिसीजन ले सकते हो और अपने ऑपरेशंस को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगी, किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस है, ठीक है, आपने जो है हर डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शन बना दिए हैं, तो एक्सपेंशन होगी, आपकी कंपनी ग्रो करेगी। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, भाई सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए हमें। क्यों चाहिए? क्योंकि एक प्रोडक्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया है, उस प्रोडक्ट के रिसोर्सेज बहुत सारे होने वाले हैं। ज्वेलरी का अलग डिपार्टमेंट बना दिया है, ज्वेलरी के प्रोडक्ट होने वाले हैं। टेक्सटाइल का अलग डिपार्टमेंट है, तो उसके बहुत सारे रिसोर्सेज हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट फंक्शन को फोकस नहीं कर रहा है, जो मेन काम है उसको फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि मेन प्रोडक्ट को फोकस कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर फेल हो जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, ये एनालाइज करना प्रॉब्लम आ जाती है। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिपार्टमेंट्स ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, भाई ज्वेलरी डिपार्टमेंट ये कहेगा मुझे भी रिसोर्सेज चाहिए, और कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट ये कहेगा मुझे भी रिसोर्सेज चाहिए, टेक्सटाइल कहेगा मुझे भी रिसोर्सेज चाहिए, मुझे भी फाइनेंस की ज़रूरत है। रिसोर्सेज मतलब फाइनेंस वगैरह वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह ये चाहिए। तो यहाँ पर मैनेजर मुश्किल में आ जाएगा, कौन से प्रोडक्ट के लिए रिसोर्सेज अरेंज करूँ पहले। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ्लिक्ट। इंक्रीज इन कॉस्ट, देखो अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर हमने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, ज़्यादा हमें पैसा चाहिए, ज़्यादा फाइनेंस चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। समझ रहे हो ना बात? तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हो गई हैं, उधर एडवांटेजेस बता दिए हैं। अब आपके लिए आ गया है खाने के लिए सामान, जो आपको बहुत अच्छे से खाना है। केस स्टडी ट्रिक्स बहुत अच्छे से करनी है, केस स्टडी ट्रिक्स पे इसलिए फोकस करवा रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब हम करते हैं बाय बाय एंड टाटा।